नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर में संघ की समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है। ये बैठक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में हो रही है। बैठक में कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे। अखिल भारतीय समन्वय की बैठक 3 दिन तक चलेगी। काफी महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है आरएसएस के लिहाज से और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिहाज से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बैठक में शामिल हुए थे और अखिल भारतीय समन्वय की बैठक 3 दिनों तक ये चलेगी। रायपुर में संघ की समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है और ये बैठक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में हो रही है। 3 दिन तक ये बैठक चलेगी, जो कि अखिल भारतीय समन्वय की बैठक है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए थे। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, 3 दिन तक ये बैठक चलनी है। आरएसएस संगठन और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कल जेपी नड्डा शामिल हुए। आज का दिन क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक के लिहाज से? जी सुमित, इस वक्त आरएसएस और बीजेपी के 2 बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ में हैं, मोहन भागवत और जेपी नड्डा। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि संघ की ये अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक है, जिसमें पूरे देश भर से संघ के विभिन्न जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और जिनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी इस वक्त है वो तमाम संघ के जो अनुषांगिक संगठन है 36 तरह के, वो उन तमाम अनुषांगिक संगठनों के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर इस वक्त डेरा जमाए हुए हैं। एक तरह से ये जो बैठक होने जा रही है और लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है, इसमें जिम्मेदारियां एक तरह से तय की जा रही है संघ के विस्तार की, शाखा के विस्तार की। और इसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि अगला साल चुनावी है, लिहाजा 5 राज्यों में चुनाव भी होने हैं। हालांकि संघ इस बात से हमेशा से इनकार करता रहा है कि ये जो बैठकें होती हैं इनमें किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल चर्चा होती है, क्योंकि जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि अगर एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बैठक में शामिल है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे राजनीतिक बातें जरूर चलेंगी और यहाँ यही कुछ देखने और सुनने को भी मिल रहा है। हालांकि मीडिया से बात करने पर यहाँ पर मनाही रखी गई है और एक तरह से गुप्त तरीके से ये पूरी बैठक जो है संघ की वो चल रही है। लेकिन एक तरह से ये माना जा रहा है कि 2023 और 2024 की जो रणनीति है वो एक तरह से यहाँ पर तैयार की जा रही है कि किसकी क्या कुछ भूमिका जो है वो आने वाले दिनों में होंगी। और विशेषकर अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो रूट लेवल पे इस वक्त संघ जो है वो आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पर काम करेगा और ऐसे में बूथ लेवल तक मजबूत बनाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जाएगी। तो किस तरह से समन्वय बीजेपी और आरएसएस के बीच बैठे, क्योंकि पिछले चुनाव के दौरान ये कहा गया था कि 2018 में हुए चुनाव के दौरान संघ की नाराजगी भी एक वजह थी जिसकी वजह से बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था और अब संघ के सहारे यहाँ पर बीजेपी दिखाई दे रही है। तो आने वाले दिनों में संघ के साथ मिलकर ये पूरा मंथन किया जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर प्रदेश में दिखाई देता है, चुनाव में दिखाई देता है और प्रदेश की सियासत में दिखाई देता है। बिल्कुल, कई बड़े बदलाव हमने देख लिए हैं बीजेपी में अभी, और अब संघ का एक्टिव होना प्रदेश में ये बताता है कि 2023 को गंभीरता से पूरी तरीके से ले रही है बीजेपी और कहीं ना कहीं संगठन भी। बहुत धन्यवाद देवव्रत आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर मोबाइल मेडिकल यूनिट से लोगों का इलाज किया जाता है, लेकिन अब राज्य सरकार ने गौवंश के इलाज के लिए भी मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा शुरू करने का फैसला कर लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके लिए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। पहले चरण में प्रत्येक जिले में 1 या 2 चिकित्सा वाहनों से ये योजना शुरू की जाएगी। बाद में चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत योजना का विस्तार किया जाएगा। फिलहाल शासकीय पशु चिकित्सालयों के साथ साथ राज्य में सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित गौठानों में भी पशुधन के स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था है। बेहतर पशु स्वास्थ्य के लिए गौठानों में चारागाहों का भी विकास किया गया है। वहीं इस योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य का खजाना खाली है, ऐसे में इस योजना का क्या हश्र होगा, इसे समझा जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ शहर में और गांव में शहरी स्वास्थ्य योजना मेडिकल
मोबाइल यूनिट हमने प्रोवाइड किया। उसी प्रकार से गांव में हाट बाजार क्लिनिक योजना हमने शुरू की। अब गौवंश के लिए भी मेडिकल यूनिट हम ला रहे हैं, जो मोबाइल यूनिट होगी, जिसमें ये सुविधाएं होगी कि जहाँ भी डिमांड होगी वहाँ जाके गौवंश का इलाज किया जाएगा। उसमें चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, तो उस सब चीज़ के वहाँ इलाज करने की व्यवस्था होगी। गोधन न्याय योजना शुरू करके मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस देश में सबसे बड़ी गोरक्षक पार्टी कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है, और सबसे बड़ा गोभक्त नेता कोई है तो वह है श्री भूपेश बघेल। और अब मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करके श्री भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया, यह साबित कर दिया कि इस प्रदेश में, उनके राज्य में कोई भी गोवंश चिकित्सा से वंचित नहीं रहेगा, चाहे वो घायल अवस्था में रहे, चाहे बीमार अवस्था में रहेगा। मोबाइल में चिकित्सक जाएंगे, उसका इलाज करेंगे। मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार का यह प्रयास सराहनीय है, अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। योजना वो कुछ भी ले आए, लेकिन उनके पास में बजट नहीं है, उनका खजाना खाली है। योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा? वो गौ माता की बहुत चिंता करते हैं, हर सरकार को चिंता करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, और मैं सरकार के मंत्रियों को चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि रोज हमारी गौ माताएं बड़े बड़े ट्रकों के चपेट में आ रही हैं, उनकी अकाल मृत्यु हो रही है। सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। आपने गौठान बनाया, किसके लिए बनाया? गौठान में चारा नहीं है, पानी नहीं है, छाया नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है। गौठान बनाने का आपका हेतु क्या है? गौ माताओं के लिए है ना, तो गौ माता तो गौठान में है ही नहीं। वहीं रायपुर में आज विसर्जन झांकियां निकलेंगी। रात 9 बजे से शारदा चौक से झांकियां निकाली जाएंगी। शारदा चौक पर निगम देगा झांकियों को नंबर। जिला प्रशासन ने झांकियों के लिए एक रूट भी तय कर दिया है और झांकियों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर भी रखी जाएगी। तो राजधानी रायपुर में गणेश विसर्जन के लिए झांकियां आज निकाली जानी हैं। रात 9 बजे से शारदा चौक से ये झांकियां निकलेंगी और इसके लिए तमाम इंतजाम, तमाम व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की तरफ से हो चुकी हैं। शारदा चौक पर झांकियों को नंबर निगम देगा और जिला प्रशासन ने झांकियों का रूट भी तय कर दिया है। सीसीटीवी से भी झांकियों पर नजर रखी जाएगी। वहीं कांकेर में गणेश विसर्जन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। मार्च में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। फ्लैग मार्च की शुरुआत कोतवाली थाना से की गई, जो कि विसर्जन स्थल अबेला पार में समाप्त हुई। कलेक्टर, एसपी सहित तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने पैदल शहर का भ्रमण कर शांति व्यवस्था बनाए रखने और बिना किसी भय के गणेश प्रतिमा विसर्जन करने की अपील की। अब बात करेंगे मौसम की। छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर कई इलाकों में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं रायपुर की बात करें तो रायपुर में भी तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। बस्तर संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। रायपुर संभाग के लिए भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। महासमुंद, रायपुर में भारी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग का ये कहना है। कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तेज हवाओं से फसलों को नुकसान होने की आशंका भी है। सुकमा से खबर है, जहां पर मलगीर नदी पर बने पुल पर पानी आ गया, पानी चढ़ गया है। भारी बारिश से पुल पर पानी आ चुका है। गादीरास में मलगीर नदी पर बने पुल पर पानी आ गया। पुल पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है एहतियात के तौर पर। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। सतीश, क्या कुछ जानकारी है? नदी पर बने पुल पर पानी आया है, मतलब बारिश का दौर लगातार जारी सुकमा में?
सतीश, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? तो सुकमा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मलगेर नदी पर जो पुल बना हुआ है उसके ऊपर से पानी बह रहा है। भारी बारिश के चलते पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है और सुरक्षा के लिहाज से एहतियात के तौर पर पुल पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कादिरास में मलगेर नदी पर बने पुल पर पानी आ गया। तो छत्तीसगढ़ में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ है। सुकमा भी उससे अछूता नहीं है। यहाँ पर भी भारी बारिश का दौर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि नदी नाले एक बार फिर से उफान पर हैं। मलगेर नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। खबर बालोद से है, जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान चाकूबाजी हो गई। डांस करने को लेकर विवाद हो गया। विवाद में चाकूबाजी हो गई। चाकूबाजी में 2 युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया है। और वहीं दल्ली राजहरा के चिकला कसा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो बालोद से खबर, गणेश विसर्जन के दौरान चाकूबाजी की वारदात हुई है। डांस करने को लेकर युवकों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि चाकूबाजी हो गई। चाकूबाजी में 2 युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया। दल्ली राजहरा के चिकला कसा गांव का ये मामला। प्रदेश में गणेश विसर्जन जारी है और गणेश विसर्जन के दौरान चाकूबाजी की घटना भी सामने आई बालोद से। डांस करने को लेकर युवकों में विवाद हो गया और विवाद के दौरान चाकूबाजी हो गई। चाकूबाजी में 2 युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गए। बालोद से ही खबर है, जहां पर बीच बाजार में शिक्षक की रस्सी से बांधकर पिटाई कर दी गई। प्रेम जाल में फंसाकर लड़की को साथ रखने का आरोप शिक्षक पर लग रहा है। लड़की के परिजन ने शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी है। डोंडी थाना क्षेत्र के मरकाटोला गांव का मामला। तो बीच बाजार में टीचर की जमकर पिटाई हुई। रस्सी से बांधकर टीचर को जमकर पीट दिया। प्रेम जाल में फंसाकर लड़की को साथ रखने का आरोप है शिक्षक पर। लड़की के परिजन ने शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी। डोंडी थाना क्षेत्र के मरकाटोला गांव का यह पूरा मामला, जहां पर एक टीचर को जमकर पीट दिया है लड़की के परिजन ने, क्योंकि टीचर पर प्रेम जाल में फंसाकर लड़की को साथ रखने का आरोप टीचर पर लग रहा है। डोंडी थाना क्षेत्र के मरकाटोला गांव का यह मामला। बीच बाजार में टीचर की रस्सी से बांधकर परिजन ने जमकर पिटाई कर दी। प्रेम जाल में फंसाकर लड़की को साथ रखने का आरोप परिजन लगा रहे हैं टीचर पर और इसी आरोप के चलते परिजनों ने टीचर को, शिक्षक को रस्सी से बांधकर जमकर पीटा, वो भी बीच बाजार में। डोंडी थाना क्षेत्र के मरकाटोला गांव का यह मामला है, जहां पर बीच बाजार में टीचर की जमकर पिटाई हो गई। खबर गरियाबंद से है, जहां पर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हाथियों ने डेरा डाल दिया है। धान और मक्की की फसल को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों ने नेशनल हाईवे को 1 घंटे तक जाम कर दिया। शोभा गौर गांव की ओर बढ़ रहे हैं हाथी। वन विभाग ने अलर्ट किया है। क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया है वन विभाग ने। तो गरियाबंद क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हाथियों ने डेरा डाल दिया है। धान और मक्के की फसल को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों का काफी नुकसान। हाथियों ने नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया करीब 1 घंटे तक। शोभा गौर गांव की ओर बढ़ चले हैं हाथी। वन विभाग अलर्ट है और क्षेत्र में भी हाई अलर्ट जारी किया है। अंबिकापुर से खबर है, वायरल फीवर की चपेट में छात्रावास, 20 बच्चे बीमार हो गए वायरल से। 2 की हालत गंभीर है। मैनपाट के तिब्बती कैंप नंबर 2 के छात्रावास का यह मामला है। गंभीर रूप से बीमार बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी।
कहते हैं कि यदि एक बार जीभ को बदला हुआ या कहें कि पहले से बेहतर स्वाद मिल जाए तो उस टेस्ट के लिए आप बार बार कोशिश करेंगे। अब जंगली जानवर को भी ऐसा ही कुछ स्वाद लग गया है। कांकेर से ये खास रिपोर्ट देखिए हमारी। जंगली जानवरों का बदल रहा जायका, रिहायशी क्षेत्रों को बना रहे रहवास, बचे हुए भोजन ने बढ़ाया स्वाद, बस्तियों में कर रहे घुसपैठ, हाथी तेंदुए भालू को जायके की तलाश। स्वादिष्ट भोजन की चाह हर किसी को होती है, चाहे जानवर हो या इंसान, लेकिन अब जंगली जानवरों का जायका भी बदल रहा है। इनमें कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी जानवर हैं, लेकिन सबका अपना अपना स्वाद है। अब भालू, तेंदुए, हाथी और कई जंगली जानवरों को अब यही स्वाद जंगल से गांव और बस्तियों तक खींच लाया है। भालू तो स्वाद के लिए घर के दरवाजे तक तोड़ रहे हैं। एक मादा भालू अपने बच्चों को लेके अपने पीठ पे बच्चों को चढ़ा के वो शहर के बीच में आती है और संजय नगर जैसे कांकेर के शहर के हृदय स्थल में स्थित संजय नगर के बीच में वो घर के कूड़ोदान को गिरा के उसमें से बचा हुआ ब्रेड, सब्जियां, चावल, पके हुए चावल वो निकाल के वो और उसके बच्चे खा रही हैं। तो इस प्रकार मादा तो खा ही रही है, प्लस उसकी आने वाली जो पीढ़ी है जो उसके साथ दोनों बच्चे आए हैं उनका फूड बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, उनका भी भोजन करने की आदत बदल गई है। अब वो जंगल का खाना ना खा के वो हमारे बचे हुए खानों की तरफ आकृष्ट होने लगे हैं, क्योंकि उसमें तेल, मसाला, मिठाई, मीठा चीज़, सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये कारण है। अभी जो भालू आ रहा है वो डेली आ रहा है। पहले जो भालू आता था घूम फिर के चल देता था। अभी जो भालू है वो लोग आते हैं, दरवाज़ा तोड़ देते हैं, शक्कर, गुड़, तेल सबको नुकसान करते हैं। सबसे बड़ी बात है दरवाज़ा तोड़ तोड़ के हर घर में घुस रहे हैं। मेरे घर में तो रोज़ आता है, मेरे बगल में टीकम कुमार देवांगन घर है, वहाँ रोज़ आ रहा है। और ऐसा हमारे गांव में लगभग 30-40 घर है जहाँ पर रोज़ आता है, तोड़ फोड़ मचा के चल देता है। हम लोग पूरे दहशत में हैं, रात भर जगते हैं, मसाल लेके सोते हैं। भालू, हाथी, तेंदुआ आप सभी आपको कांकेर शहर के आसपास मिल जाएंगे। रिहायशी इलाके रामनगर और साकेत नगर में तेंदुए की धमक है, जो रोज रात के कुत्ते, गाय और मुर्गियों को शिकार बना रहे हैं। तो वहीं चारामा के जंगल में हाथियों का रहवास बन गया है। लगातार जुलाई के बाद हमारे यहाँ कांकेर शहर में घटनाएं हो रही हैं, चाहे श्री राम नगर की पहाड़ी को लेके हो, दूसरा हमारा ठेलका बोर्ड पहाड़ी हो, तीसरा नीलकंठ आक्सीवन हो। तीनों जगह मादा तेंदुआ और उसके बच्चों का लगातार आवाजाही देखा जा रहा है। और हमको कुछ घटनाएं ये भी मिली हैं कि किन्हीं के कुत्ते भी उठा के तेंदुए लेके गए हैं, किसी के यहाँ के मुर्गियों को मार दिया, किसी के यहाँ के बकरियां उठा के लेके गए। वन्य प्राणियों का शहरों की तरफ आने के और भी कई कारण हैं। खाने के साथ जंगलों की अंधाधुंध कटाई से जानवरों को रहवास नहीं मिल पा रहा, तो वहीं उन्हें पानी की समस्या भी हो रही है। स्थानीय लोग वन विभाग पर आरोप लगा रहे हैं कि कर्मचारी अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वन विभाग का कहना है कि पूरी टीम मुस्तैद है। हमने एक दस्ता गठित किया है जिसमें मैं स्वयं हूँ। हम रात को 9 बजे से जो हमारे ब्लैक स्पॉट हैं या हॉट स्पॉट हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र जो हमने चिन्हित किया जहाँ पे लगातार वन्य प्राणियों के आने जाने की, दरवाज़ा तोड़ के घर में घुस जाना, तेल डालडा खा लेना, गुड़ खा लेना, ऐसी घटनाएं सुनने आ रही है। हम लगातार हमारी 2 गाड़ियाँ जिसमें 6 हम स्टाफ के साथ निकलते हैं और हमारे पास सारी व्यवस्था, टॉर्च, मेडिकल किट, नेट और कुछ हमारे पास शील्ड्स हैं, डंडे हैं। तो निश्चित रूप से जंगली जानवर इंसानों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जंगलों का उजड़ना है। खैर, जंगली जानवरों को शहरी भोजन का जो स्वाद लग गया है, उसे रोकने के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। कांकेर से खेमनारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,